Hello friends, welcome to Tesla Competitive Services. Myself Shehzad and I am taking the classes of Indian Polity here. So friend, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो टॉपिक है प्रीएम्बल का। अब प्रीएम्बल में जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि प्रीएम्बल एक्चुअली में होता क्या है, प्रीएम्बल को ड्राफ्ट किसने किया। नेक्स्ट हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि प्रीएम्बल का सोर्स क्या है। उसके बाद हम ये चीज़ देखेंगे कि प्रीएम्बल जो है एक्चुअली क्या पर्पस सर्व करता है। और लास्ट पे हम ये देखेंगे कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, और क्या उसको अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रीएम्बल। सो बेसिकली प्रीएम्बल एक्चुअली में होता क्या है, व्हाट इज प्रीएम्बल। सो इट इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। ठीक है, एक किस्म का ये इंट्रोडक्शन है जिसमें उस कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा समरी होता है। सो अगर आप एक चीज यहाँ पे ये देखोगे कि इंट्रोडक्शन का पर्पस क्या हुआ, मतलब इंट्रोडक्शन क्यों होना जरूरी है, क्योंकि उस इंट्रोडक्शन में समरी होगा तो कॉमन पर्सन के लिए उसको इजी होगा वो चीज पढ़ना। इट इज इजी फॉर अ कॉमन पर्सन सो दैट ही विल अंडरस्टैंड कि उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का समरी क्या है। उसको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं, जब वो उसका समरी देखेगा, इंट्रोडक्शन देगा, ही विल लेट टू नो कि उसका फिलॉसफी क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ प्रीएम्बल, सो इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे, जो फर्स्ट कंट्री थी टू हैव विद द प्रीएम्बल इज यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि प्रीएम्बल को ड्राफ्ट किसने किया। सो फ्रेंड, प्रीएम्बल बेसिकली जो हमारा है ये बेस्ड है हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो ड्राफ्ट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। इनफैक्ट जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ड्राफ्ट पेश किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के सामने। उन्होंने ये चीज़ बताई कि इन गाइडलाइंस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक आइडियल्स, फिलॉसफी ये होने चाहिए। तो एक किस्म का आप ये भी कह सकते हो कि वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एज ए गाइड था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए, और उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मॉडिफाइड करके कुछ उसमें चेंजेस लाके अमेंडमेंट करके उसको पास किया गया एज ए प्रीएम्बल ऑन 22 ऑफ जनवरी 1947। सो ये दोनों ही डेट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम ये चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि प्रीएम्बल जो है वो डिफाइन करता है सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका सोर्स क्या है। सो फ्रेंड, अगर आप प्रीएम्बल को रीड करोगे, इट इज स्टार्ट फ्रॉम वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब हम लोगों ने ही मिल के रिजॉल्व करके आपस में इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट किया है और उसको एडॉप्ट, इनेक्ट और अपने आप को ही ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इसका सोर्स है वो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बल्कि हम लोगों ने ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। कैसे? जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे उस वक्त, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक बॉडी बनाई थी उसके थ्रू। सो क्लियर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी कि सोर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, हम लोग खुद हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि पर्पस, प्रीएम्बल क्या पर्पस सर्व करता है। सो फाइन, पर्पस जो यहाँ पे है कि ये डिफाइन करता है स्टेट का नेचर क्या है। लाइक स्टेट जो है सॉवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। एंड नेक्स्ट ये चीज डिफाइन करता है कि उसके आइडियल्स एंड गोल्स, जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हमारा, उसके गोल्स क्या हैं। लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। सो वन बाई वन हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि इनका क्या मतलब हुआ। सो अगर हम देखेंगे सॉवरन का मतलब क्या है, सॉवरन का मतलब ये हो गया कि इंडिया जो है इट इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टेट। अब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है या कोई उस पर रूल नहीं कर रहा। इनफैक्ट इंडिपेंडेंट स्टेट में कोई भी अथॉरिटी जो है वो इंडिया से अबव नहीं है। ठीक है, सो इंडिया इज फ्री टू कंडक्ट इज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। नेक्स्ट आता है सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट स्टेट का क्या मतलब होगा। बेसिकली सोशलिस्ट स्टेट का पर्पस होता है एक वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करना। सो जो वेलफेयर स्टेट होगी वो जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, लाइक पॉवर्टी, इग्नोरेंस की बात करेंगे, इनइक्वलिटी की बात करेंगे, तो वेलफेयर स्टेट का वो काम होता है।
इनफैक्ट हम जब इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म। सो वी हैव अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एक्चुअली है क्या? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बात करता है मिक्स्ड इकोनॉमी की। सो मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स यहाँ पे बोथ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं साइड बाय साइड। फाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो है वो है सेकुलर। अब सेकुलर स्टेट का मतलब क्या हो गया? सेकुलर स्टेट मीन्स ए स्टेट हैव नो रिलीजन, स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होता। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव सेकुलरिज्म बोला गया है, रीजन बीइंग कि इंडिविजुअल का फ्रीडम होता है कि वो प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है और प्रोपोगेट कर सकता है अपने रिलीजन को। नेक्स्ट जो है हमारा डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक बेसिकली डेमोक्रेटिक स्टेट का क्या मतलब हुआ? डेमोक्रेटिक अगर हम देखेंगे ये ग्रीक वर्ड से निकला है, डेमो और क्रेटिया से, जिसका मतलब डेमो का मतलब हो गया पीपल, क्रेटिया का मतलब हो गया रूल। सो डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक का अगर हम बात करेंगे इट मीन्स सिंपली पीपल रूल। अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में डेमोक्रेसी जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लाइक डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहाँ डिटेल नहीं पढ़ेंगे, सिंपली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? यू कैन से दैट पीपल रूल तो करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली। कैसे? इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। लाइक पब्लिक जो होगी वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करेगी और वो असेंबली में बैठ के हमारे लिए डिफरेंट लॉ वगैरह या जो भी काम होगा प्रोजेक्ट्स बनाने, कुछ भी बनाने, तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो है रिपब्लिक। सो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्या मतलब है? अगर हम यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि डेमोक्रेटिक पॉलिटी में दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ बताएगी, एक मोनार्की और दूसरा है रिपब्लिक। और बेसिकली ये रिलेट करता है हेड ऑफ द स्टेट को। ये बात करता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, अगर मोनार्की की बात करेंगे तो वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो होगा इधर किंग और क्वीन, वो इंजॉय करता है हेरिडिटी पोजिशन को। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो ब्रिटेन उसकी एग्जाम्पल है। बट वहीं पे अगर हम बात करेंगे रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्ट किया जाता है फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। अब वो डायरेक्टली भी इलेक्टेड हो सकता है और इनडायरेक्टली भी इलेक्टेड हो सकता है। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो यूएस और इंडिया की। लाइक यूएस में डायरेक्टली इलेक्टेड होता है जबकि इंडिया में इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। फाइन, फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट चीज हम देखेंगे जो आइडियल्स और गोल्स हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम्स के, वो क्या हैं? लाइक वो जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है। तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं। जस्टिस जो प्रेम्बल में डिफाइन किया गया उसको तीन कैटेगरी में डिफाइन किया गया। जस्टिस में क्या क्या आता है? सोशल जस्टिस की बात करी है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करी है और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करी है। लाइक अगर हम सोशल जस्टिस की बात करेंगे तो सोशल जस्टिस मीन्स कि लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा सोसाइटी में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इसी तरीके से अगर हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करेंगे, इकोनॉमिक जस्टिस ये बोलता है कि रिच एंड पुअर दोनों को एक ही तरीके से देखा जाएगा। ऐसा नहीं है उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा इकोनॉमिक के बेसिस पे। इनफैक्ट एफर्ट्स लगाए जाएंगे सो दैट कि जो उनके बीच का गैप है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस सिंपली मीन्स कि जो पॉलिटिकल राइट्स होंगे वो हर सिटीजन्स के लिए इक्वल होते हैं। सो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, जो ये आइडिया है जस्टिस का जिसमें हम सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल की बात करते हैं, ये हमने बोरो किया है रशियन रेवोल्यूशन से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिबर्टी की। सो बेसिकली लिबर्टी अगर होगा, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। सो इंडिविजुअल के फ्रीडम की बात करता है। लाइक इंडिविजुअल इज फ्री। फ्री मीन्स कि वो अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने आप को इन्हेंस करने के लिए उसको फ्रीडम है। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी या स्टेट उसको इन्फोर्स करेगी कि उसको पर्टिकुलर जॉब ही परफॉर्म करना है। सो इंडिविजुअल इज फ्री टू डिसाइड हिज ओन प्रोफेशन और स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। वैसे ही हम इक्वलिटी की बात करेंगे।
सो अगर इक्वलिटी की बात करेंगे तो इक्वलिटी यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि हर कोई जो ह्यूमन है वो मेंटली और फिजिकली इक्वल है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दैट इज ऑब्वियस कि इट इज इम्पॉसिबल कि हर कोई ह्यूमन बीइंग जो है मेंटली फिजिकली इक्वल होगा। बट यहाँ पे इक्वलिटी का जो मतलब है वो बात करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की। फाइन। और अब तीसरा जो है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या हुआ? फ्रेटर्निटी मीन्स इट्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। सो ये जो सेंस ऑफ ब्रदरहुड है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है थ्रू सिंगल सिटीजनशिप। फाइन। विच मीन्स कि दो हम रीजनली अलग अलग स्टेट, अलग अलग यूटी से बिलोंग करते हैं, बट अगर हम सिटीजनशिप की बात करेंगे तो वी ऑल आर इंडियन सिटीजन्स। फाइन। इनफैक्ट जो फ्रेटर्निटी है वो एश्योर करता है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट की बात करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जो आइडल्स हैं लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के, वो हमने लिए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से। सो फाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम नेक्स्ट ये चीज़ पढ़ेंगे, जो प्रेम्बल है क्या वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं है, और क्या उसको अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। आप इसका एक बार प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट हम नेक्स्ट वो चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। और अब हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, और क्या इसको अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सो ये हम केस स्टडी से पढ़ेंगे। प्लीज़ हैव ए लुक ऑन दिस केस स्टडीज़, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्री में या एग्ज़ाम्स कोई भी आप दोगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। पहला केस हमारे पास आया बैरूबेरी का केस। बैरूबेरी केस में ये चीज़ देखेगी, इनफैक्ट पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 368 कि वो अमेंड कर सकता है कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का। बट यहाँ पे ये चीज़ बोली सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का तो पार्ट है ही नहीं, ठीक है, इसलिए इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। सो इट इज़ नॉट अ पार्ट और कैन नॉट बी अमेंडेड। फाइन। तो पार्ट भी नहीं है और अमेंड भी नहीं किया जा सकता, ये बैरूबेरी के केस में जजमेंट आई। फिर इसी केस को दोबारा से चेक किया गया सुप्रीम कोर्ट में। जो हमारे पास सेकंड केस आया वो है केशवानंदा भारती केस। सो केशवानंदा भारती केस में जो चीज़ पहले नहीं देखी गई थी, या यू कैन से दैट कि प्रीवियस जजमेंट में जो चीज़ ओवरलुक हो गई थी वो यहाँ पे दोबारा देखेगी। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ देखी कि लाइक जो बाकी पार्ट की तरह प्रेम्बल को भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट और एनेक्ट किया है। सो विच मीन्स कि ये भी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसको अमेंड किया जा सकता है। सो इट इज़ अ पार्ट एंड कैन बी अमेंडेड। सो पार्ट की बात करेंगे और अमेंडमेंट की बात करेंगे तो केशवानंदा भारती केस में ये पार्ट भी था और इसको अमेंड भी किया जा सकता है, ये आई, जबकि पहले केस में नहीं था। और थर्ड इंपॉर्टेंट केस जो है वो ये है कि LIC ऑफ इंडिया का केस। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रेम्बल जो है इट इज़ नॉट ओनली अ पार्ट बट इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन। ये तीन केसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रेम्बल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार अमेंड हुआ गया है बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट। सी प्रेम्बल वॉज अमेंडेड ओनली वंस, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, और इसमें 3 वर्ड इंट्रोड्यूस करे गए। वो कौन कौन से थे? सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। फाइन। आई होप दिस ऑल डन। और इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। केस स्टडीज़ को अच्छे से देख लेना और यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज़ टेस्ला कॉम्पिटिटिव सर्विसेज। थैंक यू वेरी मच।